आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1980 की बात है। तब मेरी तुलसी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। मैं पहली बार अपने घर से और घर वालों से इतनी दूर जा रहा था। बस फिर क्या था, बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़ा। थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान भी ले लिया। उस समय घर से संपर्क में रहने का एकमात्र साधन चिट्ठी ही होती थी। आते समय माँ ने कहा, बेटा चिट्ठी ज़रूर लिखना। हमारी ज़िंदगी में एक माँ ही होती है जिसे हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। जब तक हम उनके पास रहते हैं उस समय तक तो नहीं, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं तब हमें माँ की अहमियत पता चलती है। माँ ने मुझसे कहा, तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तू कैसे रहेगा मेरे बगैर। माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरा भी दिल भर आया, लेकिन नौकरी पर भी जाना था। ज़्यादा इमोशनल होने से काम नहीं चलने वाला था, तो मैं चला गया। ट्रेन स्टेशन पहुंची। मैं अपना बिस्तरा बांध और संदूक लेकर नीचे उतरा। छोटा सा स्टेशन। अभी भी इस स्टेशन में ब्रिटिश जमाने की झलक थी। सिंगल लाइन थी पटरी की। स्टेशन के उस ओर खेत थे और इस तरफ किनारे की ओर पीपल के पेड़ लगे थे। 2-4 बेंच पड़ी थी। पीने के लिए एक हैंडपंप लगा था। जहाँ ट्रेन रुकते ही पानी के लिए भीड़ लग जाती थी। 2-3 मूंगफली वाले मूंगफलियां बेच रहे थे और एक बूढ़ी औरत टोकरी में अमरूद बेच रही थी। स्टेशन देखकर अच्छा लगा। मैं प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर आया। बाहर 1-2 छोटी मोटी दुकानें थीं जहां चाय पकौड़े और समोसे मिल रहे थे। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने दुकान से 2 समोसे और एक चाय खरीदी और वहीं बैठकर चाय पीकर समोसे खाकर एक रिक्शा रोका और रिक्शे वाले से तुलसी ग्रामीण बैंक चलने को कहा। मैं बैंक पहुंचा, मैनेजर से मिला, ज्वाइनिंग लेटर दिखाया और नौकरी ज्वाइन कर ली। तभी मैनेजर साहब बोले, आप आराम कीजिए, कल सुबह से आइए और जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप ऑफिस का एक कमरा खाली है, वहाँ रह सकते हैं। दूसरे दिन ऑफिस खत्म होने के बाद हमने, मतलब मैं और मेरे एक सहकर्मी ने कमरा ढूंढना शुरू किया। चूंकि वो वहाँ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता था और उन्हें कस्बे के बारे में और भी जगह पता थी जहाँ मुझे कमरा मिल सकता था। और कभी कभी शाम को अपने घर पर मुझे साथ ले जाते डिनर के लिए। कभी कभी मैं होटल में खा लेता, वो फैमिली वाले थे और लंच भी मेरे लिए ले आते थे। मुझे अच्छा लगता था कि पराई जगह पराए लोग इतने अपने से हो जाते हैं। मैंने घर चिट्ठी भी भेज दी थी कि मैं ठीक से पहुंच गया हूं, अभी ऑफिस में ही रह रहा हूं, कमरा नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे एक कमरा मिल गया जो कि ऑफिस से थोड़ा दूर। उसके बगल में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। लग रहा था कि सालों से ना इस घर में रंगाई पुताई हुई है और ना ही मरम्मत। आसपास ना तो कोई और घर था। उस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता था। एक दुकान थी जहां सुनसान सी जगह थी। कमरा भी सस्ता था। महंगे किराए वाला घर मेरे बजट से बाहर था, सो मैंने ले लिया। जो मकान मालिक थे उन्हीं की दुकान थी वहां पर। उस जगह 2 कमरे थे। एक में उनकी दुकान थी और दूसरा खाली पड़ा था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। छोटा सा आंगन था। आंगन में हैंडपंप था पानी के लिए। स्नान घर और शौचालय भी वहीं था। आंगन में एक लोहे का जाल था जिससे रोशनी आती थी। कुल मिलाकर कमरा बड़ा अच्छा था। मकान मालिक भी बस दिन भर ही दुकान में रहते और शाम को अपने घर चले जाते, जो कि शहर में था। शाम को मैं अकेला ही होता था उस घर में। कुछ दिन तो मैं बाहर ही खाना खाता रहा, लेकिन बाहर का खाना महंगा पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत सामान जुटा लिया। ऑफिस मेरे लिए दूर पड़ता था, तो मेरे एक सहकर्मी ने मुझे अपनी साइकिल दे दी।
बोले कि अभी ले लो, मेरे लिए तो ऑफिस पास में ही है, जब अपनी खरीद लेना तो वापस कर देना। साइकिल की वजह से मेरा आना जाना आसान हो गया। फिर एक शाम मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही कुछ खाना बनाते हैं। शाम को ऑफिस के बाद मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा, आटा, दाल, चावल और मसाले, सब्जियां, सब कुछ सब्जियां लेकर। और फिर मैं घर आया, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले, फिर स्टोव पर चाय बनाई। अंदर थोड़ा बंद बंद सा लग रहा था तो मैंने सोचा चाय छत पर जाकर पीते हैं। छत पर जाने के लिए खुली सीढ़ियां थी, कोई दरवाज़ा नहीं था। दरवाजे की ज़रूरत भी नहीं थी, वो ऐसे खुला ही अच्छा था। उस दिन पहली बार मैं छत पर गया। छत पर थोड़ा अंधेरा हो गया था। सोचा चलो चाय के साथ साथ एक सिगरेट भी पी लेंगे। मैंने सीढ़ियों पर बैठकर पहले चाय पी, फिर सिगरेट सुलगाई और खड़े होकर घूम घूम कर छल्ले बना रहा था। तभी बगल वाली छत पर सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखी। उनके घर की छत और मेरे घर की छत आपस में जुड़ी हुई थी। छोटी सी दीवार थी, केवल आड़ के लिए। कोई भी एक दूसरे की छत लांघकर आसानी से इधर उधर जा सकता था। जो महिला थी वो तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी। उन्होंने तुलसी के 5 चक्कर लगाए, दिया जलाया और मेरे पास आई प्रसाद देने। उन्हें देखकर मैंने सिगरेट बुझा दी। उन्होंने प्रसाद दिया तो मैंने ले लिया। उन्होंने पूछा कि नए आया हो इस घर में? इस पर मैंने कहा हाँ चाची, बस अभी अभी आया हूँ। वो मेरी माँ की उम्र की थी तो मुझे उन्हें चाची कहना उचित लगा। उन्होंने कहा बेटा, सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इस पर मैंने कहा जी जी चाची जी। उस समय छोटे बड़ों की बहुत इज्जत करते थे। मुझे थोड़ी झेप लगी। उन्होंने थोड़ी अच्छी बातें की और वो जाने लगी तो मुझे ध्यान आया कि उनसे सब्जी बनाना पूछ लूं। तो मैंने कहा चाची ज़रा रुकिए, ये बता दीजिए कि पालक आलू की सब्जी कैसे बनती है? वो मुस्कुराई और फिर सब्जी बनाने की विधि बताने लगी। बोली कि कोई परेशानी हो तो रात को यहीं मिलूंगी, लेकिन दिन के समय नहीं। मैंने उनके बताए अनुसार सब्जी बनाई। सब्जी तो अच्छी बनी, लेकिन नमक थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब रोज़ रोज़ यही सिलसिला हो गया। चाची जी अपनी छत पर पूजा करने आती और मैं भी छत पर ही चाय पीने चला जाता। उनसे सब्जी बनाना सीखता और नीचे आकर खाना बनाता। चाची से बात करके मुझे अच्छा लगता। मुझे उनमें अपनी माँ की झलक दिखाई देती। घर की कम याद आती थी। एक दिन पता नहीं ऑफिस से आने के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। आते ही मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया। बहुत तेज बुखार हुआ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि कुछ बना लूं। मैं बस ऐसे ही लेटा रहा। लेकिन रात के समय मुझे याद नहीं कि कितना समय था। सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ आई। देखा तो चाची जी थी। उन्होंने दूध गर्म करके मुझे दिया और मेरे माथे पर रात भर गीली पट्टियाँ रखती रही, जिससे मुझे आराम लग गया। मैं गहरी नींद में आ गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में कोई नहीं था। दूसरे दिन रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैंने कुछ गंदे कपड़े धुले, थोड़ा पोहा और चाय बनाकर मकान मालिक की दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है? उन्होंने कहा, पहले एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। बेटा बाहर चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ को ना तो कोई खबर दी और ना ही उनकी खबर पूछी। वो बूढ़ी औरत रोज़ डाकिये से पूछती थी कि मेरे बेटे की कोई खबर आई, लेकिन अभी कुछ महीनों से वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन डाकिया कुछ मुआवजे के कागजात ले आया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला नहीं। तो डाकिया मेरे हस्ताक्षर कराकर कागजात मुझे दे दिया। वैसे किसी के कागजात तो खोलने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी हो ना हो, और बूढ़ी औरत को पढ़ना भी नहीं आता था। तो मैंने खोला और देखा कि उसमें लिखा था कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है
और उनका बेटा नहीं रहा। मुआवजे के तौर पर उन्हें इतने रुपए दिए जाते हैं। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद नौकरी पर जाते वक्त ही बेटे की दुर्घटना ट्रेनग्रस्त हो गई, इसलिए बेटा कोई खबर नहीं दे पाया। ये सब सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा उनके घर पर जाकर देखता हूँ। मैं छत पर गया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया। उनकी सीढ़ियों पर भी कोई दरवाज़ा नहीं था। 3 कमरों का घर था। अगल बगल कमरे में बीच में आंगन और छत से रोशनी आ रही थी। 2 कमरों को खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा। तीसरा कमरा खोला तो एक कंकाल सफेद साड़ी में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था। शायद अपने बेटे का इंतजार करते करते उनकी जान निकल गई। उन्हें मुझ में शायद अपना बेटा दिखता था, इसलिए वो मेरे पास आते थे। मैंने उनका विधि विधान अंतिम संस्कार किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता। मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की, वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फोन निकाला और विकास को फोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फोन मांगकर विकास को फोन कर सकता हूं। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला,
क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं। मैंने तो उसे फोन किया ही नहीं। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं? इस पर विकास बोला, मुझे यहां आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूं मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था। जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है, तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाजा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ शायद लाइट चली गई होगी। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूँ। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफर की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद
मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है, जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है। विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फोन करने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहां पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूंगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर उस रात मेरी जान बच गई, यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।